रामादी की पहली लड़ाई 2004 में और दूसरी 2006 में हुई थी। यह फालूजा की पहली लड़ाई के दौरान हुआ था, जिसमें अमेरिका शामिल था। सेना उन विद्रोहियों को खोजने और पकड़ने या मारने का प्रयास कर रही थी जो 4 अमेरिकी निजी सैन्य ठेकेदारों की हत्या और विकृति के लिए जिम्मेदार थे। जब अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने फालूजा को घेरा, तो सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी के समर्थक विद्रोहियों ने प्रतीकार की योजना बनाकर अल अनबर प्रांत की राजधानी रमादी शहर पर ध्यान केंद्रित किया। रमादी अमेरिकी अभियानों का केंद्र था, जो युद्ध के दौरान अपनी ताकत और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। विद्रोहियों ने रमादी पर हमले से अमेरिकी प्रभाव को बाधित करने के लिए अल अनबर से बाहर जाने वाले राजमार्ग को काट दिया। इस समय तक दूसरा बटालियन चौथा मरीन शहर पर कब्जा कर चुका था, जिसका काम क्षेत्र और अभियानों को स्थिर रखना था। वे पुलिसकर्मी, शांति रक्षक और राजदूत के रूप में काम करते हुए स्थानीय लोगों से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही संभावित संघर्षों की निगरानी भी कर रहे थे। 6 अप्रैल को विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले से पहले मरीन्स ने ज्यादातर छोटे पैमाने के घात लगाकर किए गए हमले ही देखे थे। लेकिन 6 अप्रैल को सब बदल गया जब विद्रोहियों ने गल्फ कंपनी की तीसरी पलटन की एक टुकड़ी पर, जो मुख्य आपूर्ति मार्ग के दक्षिण में थी, घात लगाकर हमला किया। हमले में 3 मरीन्स मारे गए और बाकी टुकड़ी घायल हो गई। वे बैकअप को कॉल कर सके, लेकिन हवाई या तोपखाना समर्थन नहीं मिला, क्योंकि वह फालूजा की पहली लड़ाई में व्यस्त था। प्लाटून की मदद के लिए केवल 2 छोटी इकाइयां उपलब्ध थीं। गल्फ कंपनी के फर्स्ट प्लाटून के मरीन जल्द ही मौके पर पहुंच गए। दुश्मन बल पूरे शहर में फैल गए थे और उनका अगला सामना ईजी स्ट्रीट के पश्चिम में हुआ। फर्स्ट प्लाटून के सैनिकों ने विद्रोहियों के साथ गोलीबारी की और घायल समूह तक पहुंच गए। दूसरी ओर इको कंपनी के सैनिक अपने अवलोकन पोस्ट पर भारी गोलीबारी झेल रहे थे। योग्य सैनिकों को शहर से विद्रोहियों को खदेड़ने का आदेश दिया गया। सामान्यतः गैर लड़ाकू लोगों को भी सहायता के लिए लाया गया। रामादी की पहली लड़ाई 4 दिन तक चली, जिसमें लगभग 250 विद्रोहियों और 12 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। हमले में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए। 10 अप्रैल तक दुश्मन बलों को शहर से हटा दिया गया या मार दिया गया था। इस संघर्ष को अमेरिका के लिए सबसे घातक में से एक माना गया, क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने 1 मई को प्रमुख युद्ध के अंत की घोषणा की थी। – 2003 और 2006 के बीच रोमादी को विद्रोह का गढ़ माना जाता था, कथित तौर पर डीबाथिफिकेशन के कारण, जिसमें गठबंधन अस्थायी प्राधिकरण इराक की संक्रमणकालीन सरकार 2003 के अमेरिकी आक्रमण के बाद स्थापित की गई थी। इराकी सरकारों ने बाथ पार्टी के राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी में मित्र राष्ट्रों द्वारा नाजी विचारधारा को मिटाने के प्रयास डीनाजिफिकेशन की नीति के समान था। डीबाथिफिकेशन नीति के चलते रमादी को कड़ा झटका लगा, क्योंकि शहर का पार्टी और सेना से गहरा नाता था। वरिष्ठ अधिकारी जो गहराई से जुड़े थे, या तो छिपने के लिए मजबूर हो गए या गठबंधन बलों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाने लगे। सामरिक और तकनीकी विशेषज्ञता और सही संपर्कों से लैस होकर उन्होंने निर्दयता से काम किया और रमादी ने शीघ्र ही इराकी विद्रोह के प्रजनन स्थल के रूप में नाम कमाया। बाद में इसे सुन्नी जिहादी समूह, इससे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक की राजधानी घोषित किया गया, जिन्होंने युद्ध के दौरान अल कायदा से गठजोड़ किया। 2005 में एक स्थानीय इराकी चुनाव के बाद अमेरिकी सेना की दूसरी ब्रिगेड 28वीं इन्फेंट्री डिवीजन इराकी पुलिस बल में 671 व्यक्तियों को भर्ती करने में सक्षम थी, और इसी समय के आसपास अल कायदा और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर रमादी शहर की ओर ध्यान केंद्रित किया। जनवरी 2006 में एक आतंकवादी समूह द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में 56 पुलिस भर्ती और एक अमेरिकी नागरिक मारे गए। सैनिक अगले कुछ हफ्तों में रामादी के केंद्र में कुछ हमले किए गए, जिससे अमेरिकी सेना ने पूरे शहर में सफाई अभियान चलाने का आयोजन किया। विद्रोहियों के साथ लड़ाई में शामिल होकर
और उनमें से कई को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। लेकिन यह एक हारती हुई लड़ाई लग रही थी, क्योंकि अमेरिकियों के जाते ही साफ किए गए इलाकों में उग्रवादी फिर से बस जाते थे। शक्वेइंग मास। इसके अतिरिक्त दूसरी ब्रिगेड 28वीं इन्फेंट्री डिवीजन विद्रोही सेना की निरंतर गतिविधि और उपस्थिति के साथ तालमेल बनाने हेतु जूझ रही थी। गन फाइट्स में उनके 82 सैनिक मारे गए और 611 घायल हुए। उनके पास विद्रोहियों के बारे में सीमित खुफिया जानकारी और संसाधनों की कमी थी। इससे शहर के कई हिस्सों में अमेरिकी उपस्थिति नहीं रही और ये क्षेत्र अल कायदा और उनके सहयोगियों द्वारा आसानी से कब्जा करने योग्य हो गए। महीनों के साथ शहर को रोजाना औसतन 20 हमलों का सामना करना पड़ा। अगले 6 महीनों में अल कायदा ने 6 प्रमुख आदिवासी नेताओं की हत्या कर दी। 17 अप्रैल 2006 को वर्जीनिया और स्नेक पिट जैसी अवलोकन चौकियां और कैंप रमादी जैसे पूर्व सैन्य परिसर अब्बू मसाब अल जकावी द्वारा किए गए कई हमलों का शिकार हुए। अल जकावी बम विस्फोटों, सिर कलम करने और युद्ध के दौरान अमेरिका पर हमलों के लिए जाने जाते हैं। असलो के 22 अवलोकन चौकी वर्जीनिया पर पहला हमला तब हुआ जब लगभग 1 टन विस्फोटक लेकर एक बख्तरबंद वाहन गेट से होकर गुजरा और आत्मघाती विस्फोट में उड़ गया। हमुक खरिया से है। विनाशकारी विस्फोट के बाद आरपीजी और अन्य हथियारों से लैस पैदल विद्रोही अंदर आ गए और चौकी पर तैनात 3री बटालियन 8वीं मरीन के सैनिकों के साथ एक क्रूर गोलीबारी में शामिल हो गए। उन्होंने विद्रोही बलों के खिलाफ धक्का दिया, कई विद्रोहियों को मार गिराया और बड़े नुकसान से बच गए। उसी समय वीडियो फुटेज ऑनलाइन आने लगे जिसमें अल जकावी को हमले की योजना बनाते और वास्तविक घटना के दृश्य दिखाए गए। वीडियो में मुजाहिदीन शूरा काउंसिल का लोगो था, जो 2006 में इराक में विद्रोह करने वाले कम से कम 6 सुन्नी उग्रवादी समूहों का एक संगठन था। इस बीच नवनियुक्त पीएम नूरी अल मालिकी ने जून में बगदाद में हिंसा रोकने की योजना की घोषणा की। समर्रा की प्रमुख शिया मुस्लिम तीर्थस्थल अल अस्करिया मस्जिद पर बमबारी के बाद हालात बिगड़ गए थे। अब आप ऑपरेशन टुगेदर फॉरवर्ड नाम की इस योजना को मुख्यतः इराकियों द्वारा गठबंधन के सहयोग से चलाया जाना था। इस ऑपरेशन में शहर की सड़कों पर करीब 70,000 सुरक्षा बल तैनात होंगे। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। शहर में सुरक्षा और चेक पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे तथा हथियारों के ले जाने पर प्रतिबंध होगा। फिर भी ऑपरेशन शहर की सुरक्षा बढ़ाने में असफल रहा। बगदाद में भीषण हिंसा जारी है। जून की शुरुआत में पहली यूएस आर्मर्ड डिवीजन की पहली ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को रमादी में तैनात किया गया ताकि शहर में घुसे विद्रोहियों को निकालने की तैयारी शुरू हो सके। इस समय तक सैन्य नेतृत्व और अमेरिकी सरकार के सदस्यों ने रमादी को एक खोया हुआ कारण माना और वहां तैनात अमेरिकी बलों पर दिन के सभी समय हमले होते रहे। अगस्त 2006 की एक रिपोर्ट में मरीन के इन कंट्री इंटेलिजेंस चीफ कर्नल पीट डेवलिन ने लिखा कि उद्धरण पश्चिमी अल अनबार प्रांत को सुरक्षित करने की संभावनाएं धुंधली है और अमेरिकी के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। सैन्य वहां की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में असमर्थ है। उसी महीने 33 मरीन और सैनिक शहर व आसपास की कार्रवाई में मारे गए। 2003 में इराक में घुसपैठ के बाद अमेरिकी सरकार की प्रारंभिक सफलता अब कम होकर चिंता में बदल गई थी। जून 2006 में रमादी के 4 लाख निवासी पहले से ही अमेरिका और विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष से अवगत थे और आसन्न हिंसा और विनाश से डर रहे थे। इससे प्रेरित होकर कर्नल सीन मैकफारलैंड फर्स्ट ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के अमेरिकी कमांडर ने असामान्य तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देने का विकल्प चुना। उन्होंने अपने आदमियों को भारी उपकरणों जैसे तोपखाने, टैंक या करीबी हवाई समर्थन का उपयोग करने के बजाय एक नरम और धीमी दृष्टिकोण अपनाने और अपने हथियारों पर निर्भर रहने के लिए कहा। टैंकों का मुख्य रूप से युद्ध के दौरान
सैनिकों को आईडी से बचाने और बंकरों को निशाना बनाने और स्नाइपर्स को खत्म करने के लिए तिस्सिलिम काइकुक हरुमी के लिए इस्तेमाल किया गया था। उद्देश्य विद्रोहियों को शहर और नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना बाहर करना था। मैकफारलैंड ने अपने आदमियों को शहर के केंद्र में स्थायी निवास लेने को कहा ताकि नियंत्रण पुनः प्राप्त हो सके। युद्ध चौकियां पूरे आवासीय भवनों के ब्लॉकों से बनी थीं, जिनके मालिकों को सैन्य उपयोग की अनुमति देने के लिए मासिक किराया मिलता था। 7 जून को एक बैठक के दौरान सुरक्षित ठिकाने पर विद्रोही नेता अब्बू मुसाब अल जकावी मारे गए। अमेरिकी सेना ने उसका पता लगाया और इमारत को नष्ट करने तथा अंदर के लोगों को मारने के लिए निर्देशित बमों का प्रयोग किया। अल जकावी और 5 अन्य विद्रोही मारे गए। टास्क फोर्स 145 कुछ समय से विद्रोही नेता का पीछा कर रही थी, लेकिन वह अक्सर मौत के मुंह से बाल बाल बच जाता था। सारियो। अगले दिन जब उनका शव मलबे में मिला और पहचाना गया तो उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। 10 जून तक अमेरिकी सैनिकों ने रमादी शहर को घेर लिया और लाउडस्पीकर के साथ सड़कों पर निकलकर नागरिकों को आगामी हमलों की चेतावनी दी। कमांडरों ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य रमादी में प्रवेश बिंदुओं पर नियंत्रण पाकर दुश्मन की सप्लाई और यात्रा मार्ग काटना था। साथ ही फर्स्ट बीसीटी ने नए युद्ध चौकियों की स्थापना, लोगों से जुड़ने व स्थानीय नेताओं से संबंध बनाने की योजना बनाई ताकि इराकियों के साथ रिश्ते मजबूत हो और नए सहयोगी मिल सके। अमेरिका इराकी पुलिस और सेना को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था ताकि वे सैन्य सैनिकों के आगे बढ़ने पर स्वयं नियंत्रण और सुरक्षा संभाल सके। नागरिकों की मदद के लिए सैनिकों ने पानी और बिजली के जनरेटर बांटे, लेकिन कई इराकी परिवारों ने अमेरिका के साथ सहयोग करने से मना कर दिया, शायद विद्रोहियों के डर से। सार्जेंट लॉनी रसेल, बुलडॉग कंपनी के टैंकर का कहना है कि लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन अपनी और परिवार की जान के डर से वे ऐसा नहीं कर पाते। इसे समझना कठिन नहीं है। बीसीटी 8वीं मरीन रेजिमेंट की 3री बटालियन और 101 एयरबोर्न डिवीजन की 1 बटालियन, 506 इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इस समय रमादी की रक्षा करने में मदद की। इसके अलावा 1 इराकी सेना डिवीजन की 1 ब्रिगेड ने भी अपना समर्थन दिया, साथ ही 7वीं इराकी सेना डिवीजन की 1 ब्रिगेड ने भी। जून के प्रारंभ में अमेरिकी और सहयोगी सेनाएं रमादी शहर में इतनी गहराई तक पहुंची कि वे रमादी जनरल अस्पताल तक जा सकी। 5 जुलाई को इसे 3री बटालियन 8वीं मरीन रेजिमेंट ने कब्जा लिया था। 7 मंजिला लगभग 250 बिस्तर वाली इमारत का उपयोग विद्रोहियों द्वारा घायलों के इलाज के लिए किया गया था। ऊपरी मंजिलों का उपयोग अमेरिकी सेना पर गोलीबारी और मोर्टार हमले शुरू करने के लिए किया गया था, जो एक लाभदायक स्थिति थी। एक कर्नल ने नोट किया कि इमारत मूल रूप से दुश्मन का एक आधार था, जिसमें उनके लिए सुविधाएं, कमांड, नियंत्रण और स्नाइपर्स थे। मरीन ने बाद में बताया कि अस्पताल पर कब्जे के दौरान वहां ले जाए गए इराकी पुलिस कर्मियों को अक्सर सिर कटी अवस्था में पाया गया। अधिग्रहण के दौरान कम प्रतिरोध था। सैनिकों ने छोड़े गए हथियारों की तलाशी में एक कार्यालय की छत में छिपाए गए सड़क किनारे बमों के कई ट्रिगरिंग उपकरण पाए। अपरस्टिहा चास्त्रियस। अमेरिका ने शहर में एक और अस्पताल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन जब वह लगभग पूरा हो गया था तो उस पर हमला हुआ और उसे नष्ट कर दिया गया। रामादी जनरल अस्पताल को फिर से कब्जे में लेने के बाद इसे उन्नत किया गया और जनता के लिए फिर से खोला गया। लड़ाई के शुरुआती कुछ महीनों के दौरान अमेरिका ने शहर में अपने समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कुछ प्रगति की, लेकिन यह धीरे धीरे हुआ क्योंकि वे अक्सर सड़कों पर विद्रोहियों के साथ भारी गोलीबारी में उलझे रहते थे और नए चौकियों पर हिट एंड रन हमलों का सामना करते थे। एक समय में 100 तक चरमपंथियों ने एक चौकी पर हमला किया और 24 जुलाई के संघर्ष में अल कायदा को शहर में कई क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रयास में भारी नुकसान उठाना पड़ा। रामादी सरकारी केंद्र पूरे संघर्ष में एक मुख्य लक्ष्य रहा। नवंबर में अमेरिकी मरीन ने इमारत को रेत की बोरियों और बैरिकेड से घेर दिया था। फर्स्ट बीसीटी ने पास की निर्जन इमारतों को बुलडोज करने का विकल्प चुना
क्योंकि विद्रोहियों द्वारा उनका अमेरिकी सैनिकों पर स्नाइप करने के लिए उपयोग किया जाता था, और इराक के अधिकारियों पर जो इमारत इस्तेमाल कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर ली ने रिपोर्ट किया, उद्धरण, सरकारी केंद्र रामादी के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक था। दुश्मन अपने गढ़ों से निकलकर सड़क पार इमारतों पर कब्जा करके हमला करता था। बुलडोजिंग ऑपरेशन के बाद इंजीनियरों ने लाखों टन मलबा हटाना शुरू किया और योजना बनाई गई थी कि एक बार साफ होने के बाद इस क्षेत्र को एक पार्क में बदल दिया जाएगा। शुरुआत में सुन्नी अरब अल कायदा और उनके सहयोगियों के प्रति खुले थे, मुख्यतः साझा विरोधी शिया एजेंडा के चलते। इससे सुन्नी समूहों और अल कायदा के बीच सहयोग हुआ, लेकिन अंततः संबंध के दौरान सुन्नी शेख असंतुष्ट हो गए, क्योंकि अल कायदा की कई आतंकवादी कार्रवाइयां सुन्नी लोगों की इच्छाओं और जरूरतों के अनुरूप नहीं थीं। फिर 21 अगस्त को विद्रोहियों ने सुन्नी नेता अब्बू अली जसीम की हत्या कर दी, जिन्होंने अल कायदा की मर्जी के खिलाफ अपने लोगों को इराकी पुलिस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। जसीम का शव एक खेत में छिपा दिया गया था, जो इस्लामी कानून के खिलाफ था। इससे उनके अनुयायियों में रोष फैल गया। शेख अब्दुल सत्तार बुझाई अल रिशावी अल अनबर प्रांत में एक सुन्नी नेता थे, जो अल कायदा के खिलाफ बहुत मुखर थे, जब संगठन ने उनके पिता और 3 माताओं की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा, मैं हमेशा इन आतंकवादियों के खिलाफ था। उन्होंने लोगों के दिमाग में यह डाला कि अमेरिका उनका विरोधी है। उन्होंने कहा कि विदेशी हमारी जमीन पर कब्जा और मस्जिदों को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने हमें बताया, हम जिहाद छेड़ेंगे, हम आपको उन्हें हराने में मदद करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि विद्रोही, इनको लोग ये भी शेख कोई ऐप में क्या कसर है। निर्दोष लोगों को मार रहे थे, किसी को भी जो उनके विरोध में होने का संदेह था। हमें केवल विनाश मिला और अंततः हमने कहा, अब काफी हो चुका। बाद में उन्होंने सुन्नी जनजातियों के बढ़ते आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्होंने अल कायदा के आतंकवाद को त्याग दिया और देश की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। अल रिशावी ने सितंबर 2006 में अंबर सल्वेशन काउंसिल की स्थापना की। सनपी पर अंबर अवेकनिंग नामक यह आंदोलन लगभग 20 जनजातियों और उनके 40 शेखों के मिलन से बना था। आइल लसारे अल रिशावी से जुड़े लोगों को अमेरिकी सेना और इराकी सरकार ने भुगतान किया था, ताकि वे गठबंधन सेनाओं के खिलाफ लड़ाई बनकर पड़ोस की गश्त और विद्रोहियों से लड़ने में मदद करें। रिपोर्टों के अनुसार इन समूहों को अल कायदा के खिलाफ लड़ाई के बदले में वाहन, हथियार और गोला बारूद दिए गए। अमेरिकी सेना के अनुसार ये समूह अल कायदा को अधिक सटीकता से निशाना बनाने और हताहतों से बचने में बहुत मददगार थे। आतंकवादी संगठन ने सुन्नी समूहों को गंदे क्रूसेडर्स कहा है और आत्मघाती हमलों में कई सदस्यों को मार डाला है। अक्टूबर तक उत्तरी और पश्चिमी रमादी की लगभग सभी जनजातियां जागृति में शामिल हुई। अमेरिकी सेना के अनुसार दिसंबर तक हमले लगभग 50% कम हो गए थे। सितंबर 2006 के मध्य में 1st बटालियन 6th मरीन ने शहर के पश्चिमी हिस्से में 3rd बटालियन 8th मरीन को बदल दिया। एक महीने बाद उन्होंने 17वीं स्ट्रीट पर एक इमारत पर कब्जा कर पहली बड़ी आक्रामक कार्रवाई की और वहां एक संयुक्त मरीन इराकी शहर चौकी स्थापित की, जिसे 17वीं स्ट्रीट सुरक्षा स्टेशन नाम दिया गया। 13 से 15 नवंबर के बीच अमेरिका और विद्रोहियों के बीच की लड़ाई अत्यंत तनावपूर्ण, भारी और कठिन हो गई। अमेरिकी सेना पर आरोप है कि उन्होंने शहर के केंद्र में हवाई हमले में कम से कम 30 लोगों को मार डाला, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। एलए टाइम्स संवाददाता ने रामादी में गवाहों द्वारा नागरिकों की मौतों की पुष्टि की। मरीन प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रायन सालस ने लिखित बयान में कहा कि 14 नवंबर को रामादी से करीब 16 किलोमीटर पूर्व में एक पुल पर हवाई हमला हुआ था, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। 13-14 तारीख के बीच जमीनी बलों ने 16 विद्रोहियों को मार गिराया। सालस ने आकस्मिक क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया और कहा कि नागरिकों और विद्रोहियों में अंतर करना कठिन हो सकता है।
अमेरिका पर नागरिकों की मौत का आरोप अंतिम बार नहीं लगा होगा। हालांकि सैनिकों द्वारा नवंबर और दिसंबर के दौरान दुश्मन की ताकतें शहर के भीतर गहराई में बनी रहीं और 28 नवंबर को 6 नागरिक, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे, मारे गए जब एक अमेरिकी टैंक ने विद्रोहियों को मारने के लिए इमारत पर गोली चलाई, जिसका उपयोग वे स्नाइपिंग के लिए कर रहे थे। कंटेंट अपूर्ण है। सैन्य सदस्यों ने एक महीने का ऑपरेशन स्क्वीज प्ले शुरू किया। इसने केंद्रीय रमादी के सेकंड ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट पर हमला किया। सेकंड ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यह सद्दाम हुसैन की सेना के कई पूर्व नेताओं का घर था और पहले अमेरिकी सैनिकों के लिए निषिद्ध क्षेत्र था। कैप्टन जॉन पॉल हार्ट को याद आया कि नक्शों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोलंबस युग हो। दक्षिण में ड्रैगन है क्योंकि वहां कभी कोई नहीं गया। हम जानते थे कि यह वाकई खतरनाक और बेहद बुरा था। इस समय तक अमेरिकी सैनिकों ने युद्ध में अच्छी प्रगति कर ली थी। शहर के प्रवेश द्वारों की टैंकों से रक्षा हो रही थी। सड़क किनारे बम से बचने के लिए निगरानी चौकियां लगाई गई थी और कमांड पोस्ट परित्यक्त व आंशिक रूप से नष्ट घरों और सरकारी इमारतों में स्थापित थे। शहर में नए पुलिस स्टेशन खोले जा रहे थे। 75 अमेरिकी सैनिक मारे गए जबकि 750 से अधिक विद्रोहियों को भेजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल पीटली ने कहा कि हम इसे नहीं हार रहे हैं। चीजें उतनी गंभीर नहीं हैं जितना हर कोई कहता है। फिर भी सभी सहमत नहीं होंगे। शहर बम विस्फोटों से हिल गया था और स्नाइपर्स छतों पर छिपे हुए और खिड़कियों के पास झुके हुए थे। एक अमेरिकी चौकी पर सैनिकों को दिन में बख्तरबंद गियर पहनना अनिवार्य था। क्षेत्र में अत्यधिक बेरोजगारी के कारण कई नागरिक पैसे के लिए विद्रोहियों के साथ काम करने लगे। ऑपरेशन स्क्वीज प्ले शुरू होते ही अग्रिम टीमों ने कई एंटी टैंक माइंस का पता लगाया, जिनमें से कई एक नाले के तल में सीवेज में डूबी हुई थी, जो मरीन्स द्वारा खोजे जा रहे पड़ोस के पास थी। ऑपरेशन के दौरान कम से कम 2 विस्फोट हुए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ और उन्होंने केवल बख्तरबंद वाहनों को नुकसान पहुंचाया। 6 दिसंबर को 6 अमेरिकी आसहाब मेकीम कानकी ऑपरेशन के दौरान सैनिकों की सड़क लड़ाई में मौत हो गई, जिनमें से 3 पश्चिमी रमादी के अब्बू अलवान जनजाति नियंत्रित क्षेत्र में हुई, जो जागृति आंदोलन के सदस्य थे। जनजाति ने विद्रोहियों द्वारा हत्याओं को व्यक्तिगत हमला माना और 10 दिनों में हमले में शामिल लोगों को मार डाला या पकड़ लिया। कर्नल सीन मैकफार्लेन ने कहा, अब जब वे कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो और तुम जीवन भर मेरे भाई रहोगे, तो वे वास्तव में ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले से उनकी बेइज्जती हुई है। 14 जनवरी 2007 को ऑपरेशन के अंत तक अमेरिकी बलों ने 44 विद्रोहियों की जान ले ली थी और 172 को पकड़ लिया था। इसके अलावा वे 4 नए इराकी पुलिस स्टेशन स्थापित करने में सफल रहे, जिससे अब पूरे शहर में कुल 14 पुलिस स्टेशन हो गए। ऑपरेशन मर्फ्रीसबोरो रामादी की दूसरी लड़ाई के अंतिम संघर्षों में से एक था। यूएस आर्मी की 1st बटालियन, 9th इन्फेंट्री रेजिमेंट, नेवी सील्स और मरीन के सदस्यों सहित कई यूनिट्स ऑपरेशन मर्फ्रीसबोरो का हिस्सा बन गए, जो 2007 की शुरुआत में पूर्वी रामादी में एक आक्रामक अभियान के रूप में शुरू हुआ था। ऑपरेशन का मकसद मालाब जिले को शहर से अलग करना था, जिसमें करीब 15,000 घर थे। इससे उन्हें उम्मीद थी कि अल कायदा के लड़ाके बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका ने इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए 9 इराकी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की उम्मीद की थी। 20 फरवरी से टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को जिले के चारों ओर तैनात किया गया ताकि पड़ोस की आवाजाही को रोका जा सके और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जब वे इजी स्ट्रीट के साथ स्थायी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर रहे थे। इस बीच जमीनी सैनिकों ने क्षेत्र के भीतर और पड़ोसी जिले इसखान में हथियारों, आईईडी, विद्रोहियों और उच्च स्तरीय अलकायदा नेताओं की खोज के लिए छापेमारी और लक्षित हमले शुरू किए। रिपोर्ट के मुताबिक
ये इलाके अंबर जागृति से अछूते थे, इसलिए अब भी खतरनाक थे। हालांकि शहर के बाकी हिस्सों में स्थानीय सुन्नी जनजातियों की मदद से अच्छी प्रगति हुई थी। पूरे महीने में अमेरिकी और इराकी सेना ने अल कायदा से 40 से ज्यादा बार संघर्ष किया। उन्होंने 8 बड़े हथियार भंडार खोजे, 20 से अधिक विस्फोटक यांत्रिकी उपकरण का सामना किया, लगभग 50 और विस्फोटक यांत्रिकी उपकरण का पता लगाया और नष्ट किया, 77 दुश्मनों को मारा, 9 को घायल किया और 32 को पकड़ा। क्षेत्र के चारों ओर बनाई गई दीवार को अपेक्षित 36 घंटों के बजाय 25 घंटों में पूरा कर लिया गया और कई स्थायी चौकियां भी बनाई गई। एक इराकी सेना की उपस्थिति के साथ साथ पुलिस की उपस्थिति ने पड़ोस को शांत रखने में मदद की। आइटोमिशाइज ऑन ऑपरेशन मर्फ्री सबोरो को शहर के विद्रोह को कुचलने और नई इराकी सरकार के प्रति जनमत को बदलने का श्रेय दिया जाता है, जो पहले अलोकप्रिय थी पर अब पसंद की जाने लगी। अल अडिस्कर पाई अल अनबर प्रांत ने जल्द ही खुद को अकेले खड़ा होने में सक्षम साबित कर दिया, थोड़ी बाहरी सहायता से। रामादी की इकाइयों को अक्टूबर 2007 में चाजी शहर साफ करने भेजा गया। कर्नल मैकफार्लैंड ने नोट किया कि फरवरी 2007 में शहर में उनकी ब्रिगेड के 8 महीने के कार्यकाल के दौरान 88 सैनिकों, नाविकों और मरीन की जान गई थी। पिछले महीने रामादी में अमेरिकी बलों पर औसतन करीब 35 दुश्मन हमले हुए। अगस्त 2007 तक शहर में अमेरिकी बलों पर 80 दिनों तक एक भी हमला नहीं हुआ था, हालांकि रोजाना हमले होते थे। फर्स्ट ब्रिगेड कॉम्बैट टीम 3rd इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर ने घोषणा की कि अल कायदा अल अनबर में पराजित हो गया है, जिससे मैकफार्लेन की टीम को राहत मिली। हालांकि इकाई प्रभावी थी। अगले महीनों में दुश्मन बलों ने शहर व उसके आसपास हमले शुरू कर दिए। मार्च 2008 तक शहर काफी सुरक्षित हो गया था और विद्रोही हमलों में भारी गिरावट आई थी, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों ने प्रतिरोधी अभियानों के कारण अल कायदा को प्रांत से हटा दिया था। – 2006 के दौरान सैन्य और अमेरिकी सरकार के अधिकारियों और नेतृत्व को रमादी की स्थिति में सुधार की बहुत कम उम्मीद थी। 2 साल पहले रमादी की प्रारंभिक लड़ाई के दौरान मरीन गैरिसन के कमांडर ने कहा था कि उद्धरण, अगर रमादी गिरता है तो पूरा प्रांत नरक में चला जाता है। उद्धरण समाप्त, और उनके विचार 2006 में कमांडिंग अधिकारियों द्वारा साझा किए गए थे। स्थिति इतनी निराशाजनक और अंधकारमय लग रही थी। नवंबर में मरीन कॉर्प्स की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी बल विद्रोह को पूरी तरह कुचल नहीं सकते, लेकिन अल कायदा की बढ़ती लोकप्रियता का भी मुकाबला नहीं कर सकते। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अमेरिका और इराकी सैनिक अब अल अनबर में विद्रोह को सैन्य रूप से हराने में सक्षम नहीं है। उद्धरण समाप्त। इसके अलावा इसमें जोड़ा गया कि अल कायदा प्रांत में प्रभावशाली संगठन है और एक कमांडर ने रिपोर्ट किया, उद्धरण, ये लोग निर्दयी थे। वे आते थे और जवान पुरुषों के सिर काट देते थे और उनके शरीर को सड़कों पर घसीटते थे। उद्धरण समाप्त। बिगड़ती समस्याओं में शामिल था कि शहर का अधिकांश बुनियादी ढांचा पूरी तरह नष्ट हो गया था। टूटे पाइपों से कच्चा सीवेज बह रहा था। बिजली की आपूर्ति बहुत कम थी। व्यवसाय स्थायी रूप से बंद हो गए थे और स्कूल प्रणाली पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। रामादी में रहने वाले नागरिकों को घर के अंदर पूरा दिन बिताना पड़ता था, जबकि अमेरिकी और इराकी सेना अल कायदा और उनके सहयोगियों से सड़कों पर लड़ रही थी। और फिर भी 2007 की शरद ऋतु तक क्षेत्र में पूर्ण बदलाव आ गया था। सितंबर में रामादी सिटी काउंसिल ने 5 किमी की दौड़ का आयोजन किया, जिसमें 120 प्रतियोगियों ने भाग लिया और बगदाद से लाइव टीवी कवरेज हुआ। निर्माण उछाल के बाद स्थानीय नागरिकों के वेतन में 40% की वृद्धि हुई। नवनिर्वाचित मेयर लतीफ ओबैद ने कई व्यापार विकास परिषदों को प्रायोजित किया, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ओबैद को दंदानी दास तोई को बैद को जनवरी 2007 में नियुक्त किया गया। ओडिया को, जिन्होंने स्थिरता बढ़ाई और अन्य व्यापारियों को सिटी काउंसिल में सेवा के लिए चुना। शहर की सफाई के लिए
ओबेद ने सीवेज पाइपों की मरम्मत, कचरा संग्रहण सेवा शुरू करने और जली कारों व अन्य वस्तुओं को हटाने की योजना बनाई। उन्होंने योजनाओं को लागू करने हेतु स्थानीय लोगों को भुगतान दिया। अमेरिका ने शहर के पुनर्निर्माण और बिजली आपूर्ति में सहायता की। कुछ ही समय में घरों में साफ पानी की आपूर्ति बहाल हो गई और शहर की मुख्य सड़क से विस्फोट अवरोधकों को हटाकर व्यस्त यातायात के लिए जगह बनाई गई। शहर के पुनर्निर्माण के साथ नए व्यवसाय और बाजार की दुकानें आईं। 2008 तक गश्ती दलों को पूरा शरीर कवच पहनने की जरूरत नहीं रही। इसके अतिरिक्त शहर में प्रांत का सबसे तीव्र पुलिस भर्ती कार्यक्रम था, जिसमें अंततः 4000 पुलिसकर्मी होने थे। हालांकि 2007 की इबेकोई एक एनएबीसी रिपोर्ट में उनकी संख्या 8000 बताई गई थी। भारत के अन्य पुलिस कार्यक्रमों को शत्रु की घुसपैठ और भ्रष्टाचार ने प्रभावित किया, परंतु रामादी इनसे मुक्त रहा। लोग पुलिस बल में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े, न केवल पैसे कमाने के तरीके के रूप में, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सख्त सुरक्षा बलों के होने से हिंसा कम हुई और अधिक रोजगार के अवसर मिले। शहर की सुरक्षा के कारण स्थानीय लोगों ने बिना हिचक नए व्यवसाय शुरू किए। कर्नल सीन मैकफारलैंड और अनबर के बेटे, जो अनबर जागृति के जनजातीय नेता थे, दोनों को 2006 में शहर की प्रगति का समान श्रेय दिया जाता है। एक अन्य सैन्य कमांडिंग अधिकारी ने देखा कि रामादी में बदलाव का केवल 20% श्रेय अमेरिका को दिया जा सकता है। अधिकांश परिवर्तन का श्रेय शेखों को जाता है। उद्धरण समाप्त। दुर्भाग्यवश 13 सितंबर 2007 को अल रशावी, जिन्होंने जागृति की शुरुआत की थी, कि रामादी में उनके घर के पास एक सड़क किनारे बम से हत्या कर दी गई। हालांकि उनकी क्षति बड़ी थी, उनकी हत्या ने सुन्नी जनजातियों और नेताओं की इच्छाओं को बढ़ावा दिया कि अल कायदा को गिराया जाए। अल रशावी शहीद माने गए। उनकी छवि पोस्टरों और कार्यालयों की दीवारों पर प्रदर्शित की गई। उनके सम्मान में 23 अक्टूबर को एक परेड हुई, जिसमें स्कूली बच्चे और अमेरिकी समान रूप से शामिल हुए। त्रासदी के बाद उनके भाई अहमद अब्बू रिशा ने आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी ली। एनबीसी ने उन्हें मृदुभाषी किंतु बहिर्मुखी नहीं बताया। उन्होंने अपने बड़े भाई की तरह प्रसिद्धि हासिल नहीं की। फिर भी वह अपने भाई के उद्देश्य में विश्वास रखते हैं और कहते हैं, हम ही एकमात्र आंदोलन है जिसे सभी का समर्थन मिला है। हम ही एकमात्र लोग हैं जिन्होंने अल कायदा से लड़ाई की और जीती, और हम कुशल योद्धा और निर्माता हैं। अब हम देश का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं।